चलिए अब रुख कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें देश के कोने कोने से हमारे सहयोगी और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि आज देश भर में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा। इसी कड़ी में विवेक रंजन बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। अजहर, जम्मू कश्मीर में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा, दर्शकों को बताइए। जी मनीषा, अगर हम जम्मू कश्मीर की पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले और अहम खबर जो अभी जम्मू कश्मीर से बन के आ रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ का जो मुखिया है तो उसको आज जो है जो दिल्ली के एक एनआईए कोर्ट से आज सुनवाई होने जा रही है। क्योंकि आपको मैं ये भी बताता चलूं कि उसके खिलाफ जो है एनआईए ने जो केस रजिस्टर किया है वो टेरर फंडिंग के हवाले से कुछ अहम जो है उसमें एक्ट लगाए गए हैं। कम से कम 5 एक्ट उसमें लगाए गए हैं और ये भी कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से एक्ट लगाए गए हैं टेरर फंडिंग के हवाले से और मुख्तलिफ जो उसमें केसेस है टेरर को मतलब यहाँ के नौजवानों को उकसाने का केस जो है एंटी नेशनल स्लोगन के केस जैसे हैं तो बड़े बड़े केस है। तो इस हवाले से जो है इसमें जो है उम्र कैद की सजा हो सकती है, कम से कम उसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन अगर आज दिन के हवाले से बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस हवाले से जो है बातें चल रही है, सियासी गलियारों में भी इस हवाले से बातें चल रही है। क्योंकि अभी फैसला आना नहीं है, क्योंकि फैसला जो है दिन के 3 बजे तक दोपहर के बाद ये फैसला सामने आएगा और उसके बाद में यहाँ पे कैसे हालात रहेंगे तो वो तो बाद में देखा जाएगा। सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे जो है हालात है उसको सामान्य रखना लेकिन है। तो अजहर, दूसरी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसे कि देखिए, सजा का ऐलान तो होगा, लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जी मनीषा, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी पहले ही जो है टाइट बनाई रखी है। चाहे हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, नॉर्थ या साउथ की बात करें तो हर कहीं जगह पे जो है सिक्योरिटी के हैं कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से हमने पहले ही बताया कि जगह जगह पे नाके खड़े कर दिए हैं और किसी भी संदिग्ध आदमी को देखने की कोशिश की जा रही है, कहीं एंटी जो है एंटी चीज में जो मुलविस नहीं है तो उसके खिलाफ भी बाज़ाब्ता तौर पे पूछताछ करके रखा जाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है अभी आज दिन के हवाले से, चूंकि हमने देखा है पिछली बार जो चाहे हम अफजल गुरु की जब फांसी दी गई तो उसके बाद में हमारे कश्मीर में कितने हालात खराब हुए थे, या हम 2016 की बात करें या आर्टिकल 360 के हटने के बाद यहाँ पे कैसे हालात हुए, तो उसको निपटने के लिए क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी जो उनके पास एक एक्सपीरियंस है पिछले कई दहाइयों से कश्मीर में कि किस तरीके से इन हालात को निपटने के लिए ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंसड यहाँ पे सिक्योरिटी है। उनको पता है कि इन हालात में यहाँ पे कैसे निपटाया जाए और हालात को कैसे सामान्य रखने में वो जुटे हुए हैं और लगे हुए हैं। तो ये ठीक है सबसे सर, अपनी महत्वपूर्ण अहम नजर खबर है। बनाकर और अगर रखिएगा। अभी लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी बिहार से विवेक रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बिहार में खबरों के लिहाज से आज क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? जी बिल्कुल मनीषा, बिहार की बात कर ली जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से नामांकन की भी प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है, जैसे में लेकर अभी जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभी नाम फाइनल नहीं हुआ कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किसको भेजी जाएगी राज्यसभा। आरसीपी सिंह को लेकर सस्पेंस बरकरार था। आरसीपी सिंह ने जब 2 दिन पटना में मैराथन बैठक किया, मैराथन पटना में नहीं, जब नीतीश कुमार ने नहीं उनके तजुर्बा दिया, उसके बाद वो दिल्ली आनंद फानंद में दिल्ली के लिए रवाना हो गए कल। और देखा जिस तरीके से वो अपने ट्विटर हैंडल से सारे जो जेडीयू का सारे नामो निशान हटा दिए ट्विटर हैंडल से। ट्विटर के जो बैकग्राउंड में बात कर ली जाए तो ट्विटर के बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगा दी गई थे। अब ऐसे में लेकर राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लग रही है कि जेडीयू की तरफ से किसको भेजी जाएगी। ठीक, विवेक आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। तो अब सीधे आपको लिए चलते हैं। कपिल सिब्बल का नया ठिकाना अब मिल चुका है। दरअसल आपको बताएं कि नामांकन किया जा रहा है और ये पूरी प्रक्रिया आपको अभी दिखा रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है और ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर अखिलेश यादव भी आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है और कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी है और बड़ी तस्वीर ये आज की निकलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल का जो नया ठिकाना है अब वो समाजवादी पार्टी हो गया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर नामांकन अपना दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव, सपा संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कपिल सिब्बल ने अपना नामांकन दाखिल किया है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और इस बीच देखिए जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आज की बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है। कपिल सिब्बल का नया ठिकाना अब समाजवादी पार्टी होगा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में विस्तार होता नजर आ रहा है और जो बड़े मंझे हुए नेता हैं कपिल सिब्बल, वो अब ठिकाना ढूंढ चुके हैं। समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं और उन्होंने नामांकन भी यहाँ पर राज्यसभा की सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। तो समाजवादी पार्टी के बतौर उम्मीदवार उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और इस पूरी नामांकन प्रक्रिया के दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद नजर आए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं और इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल जो कि बहुत मंझे हुए नेता हैं और कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में उनका शामिल होना अपने आप में खास और महत्वपूर्ण है। तो देखिए समाजवादी पार्टी में कपिल सिब्बल ने अपना नामांकन किया है बतौर उम्मीदवार। राज्यसभा सीट से उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए नामांकन दाखिल किया है और ये आज की सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर यूं कह ले कि तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्योंकि इस दौरान अखिलेश यादव यहां पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े और दिग्गज नेता थे वो इस दौरान मौजूद रहे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, सुदृढ़ता मिलेगी और इससे अब आने वाले वक्त में किस तरीके से समाजवादी पार्टी का विस्तार होता है और किस तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं वो देखने वाला वक्त बताएगा। और कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इसमें ऐसे में कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी में शामिल होना अपने आप में खास है। और चलिए इसी बीच एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विवेक, बताइएगा कि बिहार में खबरों के लिहाज से आज क्या कुछ बड़ा रहेगा, किस तरह का मौसम रहेगा, आने वाले दिनों में क्या गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है लोगों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर बात की जा रही थी, राज्यसभा चुनाव में आरसीपी सिंह को भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे हुए इधर। आरसीपी सिंह जब दिल्ली के लिए रवाना हुए, दिल्ली में जब उनसे पत्रकार लोग मुखातिब हुए, उस समय भी आरसीपी सिंह ने चुप्पी साध ली, बोला कि नीतीश कुमार के प्रति उतना ही हमें प्यार था जितना पहले था। अब ऐसे में लेकर जो राज्यसभा को लेकर जेडीयू की तरफ से किसको भेजी जाती है नाम को देखना होगा। वहीं अगर आरजेडी की बात कर ली जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कल पटना आना था, लेकिन आज आधिकारिक पुष्टि हुई है कि आज वो शाम तक पटना आएंगे। उसके बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से नाम घोषणा कर दी जाएगी, किसको भेजी जाएगी। एक सीट तो आरजेडी की तरफ से फाइनल है कि मीसा भारती को भेजी जाएगी, जो कि राज्यसभा के सदस्य रही हैं और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। अगर वहीं दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से सियासत 8 महीने से बरकरार था बिहार में, वैसे में लेकर जातीय जनगणना को लेकर जो जेडीयू की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। पहले जो खबर मिल रही थी कि 27 तारीख को मैराथन बैठक की जाएगी, जो सर्वदलीय बैठक की जाएगी, लेकिन अभी 1 जून को बढ़ा दी गई, 1 जून को सर्वदलीय बैठक की जाएगा। उसके बाद देखना होगा किस तरीके से जो जातीय जनगणना को लेकर स्टैंड होता है, क्योंकि बीजेपी का अलग स्टैंड है और जेडीयू का अलग स्टैंड है। दोनों एक गठबंधन कर सरकार चला रही है, लेकिन दोनों का जो अलग अलग स्टैंड है, किस तरीके से स्टैंड क्लियर होता है वही देखना होगा। जी मनीषा। ठीक विवेक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, बने रहिएगा। लौटूंगी आपके पास। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लाइव जुड़े हुए हैं। अगर यूपी की बात करें राजकुमार, तो आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और खास रहेगा, किन तमाम बड़ी खबरों पर आज नेटवर्क 10 की नजर लगातार बनी रहेगी? बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बताया, आज तो प्रदेश के लिए क्या देश के लिए भी इसको बड़ी खबर के तौर पर जाना जा सकता है कि देश के बड़े अधिवक्ता रहे हैं, कानून मंत्री रहे हैं और इस समय समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। 11 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो उत्तर प्रदेश से बनने हैं, जिसमें से 8 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल बड़ा नाम है अपने आप में और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कई बार सदन में जाने की आवश्यकता होती है और शायद रामगोपाल यादव के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग भी है। तो इस तौर पर बिल्कुल देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अभी किसी को राज्यसभा भेजने की स्थिति में है नहीं, तो इसको एक बिल्कुल एक तरह से डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। एक डील, एक पॉलिटिकल डील के तौर पर भी माना जा सकता है, क्योंकि बोलने वाले लोग सबको चाहिए और कपिल सिब्बल अच्छे वक्ता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ लॉयर हैं, बड़े वकील हैं और कानून को अच्छी तरह समझते हैं। जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां इस समय राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखेगा। हालांकि वो जमीनी
नेता के तौर पे उन्हें नहीं माना जा सकता, क्योंकि एसी में बैठकर चीज़ों को करने ना और ज़मीन पर बैठना, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसके अलावा आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है विधानसभा का। उसमें 16 जो विधायक हैं उन्होंने अपनी सीट परिवर्तित करने के लिए एप्लीकेशन दी है, जिनमें शिवपाल यादव का नाम भी शामिल किया गया है कि जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ से वो अपनी सीट को बदलना चाहते हैं। तो 16 जो हैं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी लिस्ट भेजी है। उसमें समाजवादी पार्टी के अधिकतर विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के शामिल है, जिन्होंने अपनी सीट बदलने के लिए कहा है। उसके अलावा तमाम कई बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर 3 तारीख को, क्योंकि बजट सत्र है और बजट सत्र में उत्तर प्रदेश में कहाँ कितना पैसा किस मद में खर्च होना है, इसका बजट सत्र कल पेश किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और उसकी पूरी आज बहस, क्योंकि तमाम विधायक अपने क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों को, बजट सत्र को लेकर भी बहुत गंभीर हैं, क्योंकि बजट सत्र हालांकि बनके सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, लेकिन चर्चा अंतिम समय तक होती है। आज क्या होता है, आज विधानसभा की पूरी जो कार्रवाई है आज का दिन उस पर इसलिए भी बिल्कुल खास है निश्चित तौर पर निगाह राजकुमार, रहेगी। क्योंकि उसके अलावा 26 मई यानी कि कल बजट पेश होना है। ऐसे में आज की चर्चा कई मायनों में खास मानी जा रही है। राजकुमार अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, देखिए, कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना राजनीतिक मायनों में भी काफ़ी अहम और ख़ास है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें देखा गया है कि एक अधिवक्ता के तौर पर तो वो जाने ही जाते हैं। ऐसे में कई मामले उनके सामने आए गए और कई राजनीतिक पार्टियाँ भी। ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना, ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल मनीषा, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं को शायद वो सम्मान दे नहीं पा रही जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उस पॉलिटिकल पार्टी में कार्यकर्ता, उसके अलावा जो वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरीके से कांग्रेस में फूट नज़र आती है, तमाम जो नेता हैं, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल का नाम ले लीजिए, कपिल सिब्बल तो अब चले गए, उसके अलावा चाहे गुलाम नबी आज़ाद का, जब शांत हो जाते हैं, जब बड़े नेता शांत हो जाते हैं तो कई बार तूफान के आने से पहले का सन्नाटा, हालांकि इस बात का अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था कि शायद आने वाले दिनों में कांग्रेस में और भी टूट हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने मंथन शिविर का आयोजन जयपुर में किया और उसमें सम्मान नहीं देना, ये लोग वो नेता रहे हैं कि जो कभी नाक का बाल हुआ करते थे। कांग्रेस की जो सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग रहे हैं, उनको अगर सम्मान नहीं देंगे तो कई बार, अगर बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिलता तो कई बार चीज़ें बड़ी विक्षिप्त होती हैं। पर लेकिन क्योंकि राज्यसभा जाना है और अगर राजनीति करनी है तो आपको सदन में होना जरूरी है। संवैधानिक पद पर जब आप होंगे तो कहीं ना कहीं किसी सदन में किसी बात को कह पाएंगे। तो शायद कपिल सिब्बल ने ये रास्ता देखा, और उत्तर प्रदेश से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 11 सीटों पे चुनाव होना है। उसके अलावा 8 सीट जो है विधायकों के हिसाब से, क्योंकि इसमें विधायक, जिला पंचायत सदस्य, तमाम जो चुनाव होता है वो उच्च सदन का चुनाव होता है, और उस सदन के चुनाव में विधायक वोट करते हैं। विधायकों के अनुपात को यदि देखा जाए तो विधायकों के अनुपात से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 8 लोगों को भारतीय जनता पार्टी, किन्हीं भी 8 लोगों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजने के लिए बिल्कुल अधिकृत है। उसके विधायक वोट करेंगे और जाके चीज़ें हो जाएंगी। 3 जो सांसद हैं, 3 जो राज्यसभा में सदस्य हैं, वो समाजवादी पार्टी भेज सकती है। कांग्रेस के पास कोई भी इतना जनाधार नहीं है कि वो किसी को राज्यसभा भेज सके। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस को तो राजकुमार देखिए, कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े होने बनते हैं, क्योंकि कांग्रेस पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और उसको सुधारने की जरूरत है। संवाद का जो अभाव लगातार कांग्रेस में देखा जाता है, उसको भी सुधारने की जरूरत है। इससे सबक लेने की जरूरत है कांग्रेस को। रुख करूंगी एक बार राजकुमार, एक बार फिर से आपका। अजहर हुसैन लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, अगर हम यासिन मलिक की बात करते हैं तो देखिए, काफ़ी वक्त पहले ही उन्हें दोषी करार दिया गया था कोर्ट की तरफ से। अब ऐसे में उतने लंबे समय से जो गैप रहा आज के दिन में और उस दिन में, तो कहीं ना कहीं पूछताछ भी की जा रही होगी, और पूछताछ के दौरान क्या कई लोगों के नाम भी लिए गए हैं यासिन मलिक के द्वारा? क्या और लोगों के शामिल होने की भी संभावनाएं हैं? क्या और लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है?
जी, मनीषा, इस केस में जो है काफ़ी नाम आ रहे हैं, काफ़ी जो कुछ लोग जो है इसमें बंद हैं और कुछ जो लोग जो है इसमें इश्तिहारी मुल्ज़िम है। जो इश्तिहारी मुल्ज़िम इस तरीके से है, उसमें एक जो मुल्ज़िम है सईद सलाहुद्दीन, जो अभी पाकिस्तान में बैठा है, तो वो भी इसमें मुल्ज़िम पाया गया है। इसमें एक केस उनके खिलाफ भी है। तो इसी हवाले से अगर हम बात करें आज दिन के हवाले से, आज दिन में यह है कि अगर समाअत आती है 25 को, तो क्या यहाँ पे हालात सामान्य रहेंगे? एक तरफ से ये देखना है और दूसरी तरफ से जो 30 जून से अपनी यहाँ पे यात्रा स्टार्ट होगी, अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होगी, उस हवाले से भी यहाँ पे सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है वो देखना है। मनीषा, अगर ये सबसे बड़ी और अहम खबर मानी जाती है। अगर हम दूसरी खबर और की बात करें, वो नॉर्थ कश्मीर से आ रही है। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के इलाके से जो है आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और जो भी पुलिस है, उन्होंने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया और जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो जो ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, तो उनके मिलिटेंट्स के थ्रू थोड़े से सर, कॉन्टैक्ट्स हो गए। अमरनाथ हालांकि यात्रा को जब लेकर क्या कुछ ये तैयारी फैसला है ये सरकार बाद और में एक प्रशासन की एनकाउंटर में तरफ से? तब्दील क्या हुआ कुछ है। तैयारियां हैं? पुलिस सुरक्षा के व्यवस्थाएं मुताबिक किस 3 तरह की मिलिटेंट हैं? इसमें जो है हलाक हो गए हैं और जिनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से ठीक। बताया जाता है। सर, ये कुल मिला के 3 बड़ी दूसरी बड़ी खबर आ रही है अभी जम्मू कश्मीर से। और अगर हम तीसरी और खबर और की बात करें, वो यह है कि वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। और शोपियान डिस्ट्रिक्ट में कल रात जो है एक पीर बाबा ने एक नौजवान जो है खातून है, उसको पीट के उसकी हत्या की। ये उस वक्त जो है ये हादसा पेश आया जब वो कल शाम उसके यहाँ गई थी किसी मरीज के इलाज कराने के लिए। बाद में जो पता चला कि पीर बाबा ने उसको जो है पीटा है और बाद में उसकी हत्या हुई। हालांकि पुलिस ने इस बारे में उस पीर बाबा को वहां पे अरेस्ट किया है और इसके समय जो इसका हस्बैंड है उसको भी गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन बाज़ाब्ता तौर पे इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और पुलिस के मुताबिक इसमें और जो है गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबरें बन के आ रही हैं। जी मनीषा। ठीक। अजहर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजकुमार अब एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राजकुमार, देखिए, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अहम भी है कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना। ऐसे में क्या बाकी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? मनीषा, एक बार क्वेश्चन अपना रिपीट कीजिएगा। बिल्कुल। कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना क्या बाकी दलों के लिए, बाकी बड़ी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा राजकुमार? बाकी दलों की बात तो करना खैर बेईमानी होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए ज़रूर ये कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत आघात का दिन है, जब पार्टी का एक बड़ा नेता छोड़ के जाता है। और जो लोग नाराज़ थे उनके लिए एक रास्ता कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ने खोल दिया है। और कपिल सिब्बल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में गए हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कई बार जब एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ नेता काम करते हैं तो एक लॉबी बन जाती है। लॉबी क्या, विचारधारा मिलती है, लोगों के विचार आपस में मिलते हैं। तो कपिल सिब्बल को निश्चित तौर पर उन नेताओं में माना जाता है कि जो बिल्कुल मुखर हैं, जो अपनी बात को कहते हैं। चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, तमाम तरह के जो नेता हैं वो अपनी बात को कई बार उस पटल पे भी कहते रहे हैं जो बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। कई बार नेता अपने आप को बधवा नहीं बना सकता क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही होती है और जनता को देखना होता है। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर उन नेताओं के लिए खोल दिया है कि डिसीजन लीजिए। कई बार 40-40 साल तक जो लोग कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं वो लोग डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन कपिल सिब्बल के इस कदम के बाद कहीं ना कहीं उनके लिए एक रास्ते खुल गए। अब देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो अपनी नजर लगातार इन तमाम खबरों पर बनाकर रखिएगा। राजकुमार, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।